स्वागत है आप सभी का आशु घई 9th-10th पे, जहां पे टीचर्स यानी मैं आशु घई आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाता हूं। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं 35 यहाँ पे जो मैं आपको विद सॉल्यूशन सॉल्व कराने वाला हूं, लेकिन होमवर्क के साथ मिला लें तो लगभग 40-45 क्वेश्चन, बिकॉज कुछ होमवर्क भी मिलने वाला है आपको। जी हाँ, और ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपने किए तो आपको करने का बाकी सारे सवालों का भी एक बहुत बेहतरीन फ्लो मिलेगा। मैंने पूरी कोशिश की है, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कि हम हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस को उठाएं ताकि आपको हर एक फॉर्मूले, फिजिक्स में खासकर हर एक फॉर्मूले पे और केमिस्ट्री में इज मैटर अराउंड अस पे जो एक दो फॉर्मूले उनके ऊपर हर एक न्यूमेरिकल, ताकि हम एक फ्लो सीख सके। इन शॉर्ट, अगर आपने आज ये 35 क्वेश्चन मेरे साथ ईमानदारी से बनाए तो आप ऐसे सिमिलर 350 क्वेश्चन भी बना सकते हो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन, मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे 2 मिनट लूंगा कि मोस्ट ऑफ द बच्चों का हमारे पेड बैच में या फिर हमारे ऑफलाइन में जो चैप्टर आ रहे हैं वही पूरे इंडिया में भी बच्चों के आ रहे होंगे जनरली, और इसी हिसाब से मैंने मिड टर्म पे इन चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस को डाला है। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप में से किसी का एक्सेप्शनली, जो कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही सिलेबस अलग है, तो आपके लिए वीडियो फिर नहीं होगी। जैसे 9th में मोशन चैप्टर और लॉज ऑफ मोशन, मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कुछ बच्चों का मुझे पता है ग्रेविटेशन भी आ रहा है, बट मैं उसको अलग से एक क्योंकि अभी मैंने उसका वन शॉट भी नहीं डाला है, उसका अलग से वन शॉट डालूंगा तो उसी में क्वेश्चन करा दूंगा। बट सबका फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो आ ही रहा है। केमिस्ट्री में मैटर इन आर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर सबका आ रहा है। 0.1% बच्चे होंगे जिनका एटम्स एंड मॉलिक्यूल भी आ रहा होगा। एंड अगेन, बायो में सभी का सेल और टिश्यू तो आ ही रहा है। अगेन 0.1% बच्चे जिनका इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज आ रहा है, लेकिन बाकी सबका ये तो आ ही रहा है। तो इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं आज, और सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स के क्वेश्चन से। अगेन, न्यूमेरिकल्स हैं, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, हर प्रकार का सवाल है। तो प्लीज मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती होगी कि हर एक सवाल को आप खुद से भी बनाने की कोशिश करेंगे साइड बाय साइड। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल हमें कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज अ रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। अगर एक बॉडी मोशन में है, अगर एक बॉडी चल रही है, और उसमें से कौन से का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बाकियों का नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देखो तो टाइम वापस आ रहा है, टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता है। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, और टाइम आगे बढ़ रहा है। तो ये वाला ग्राफ मुझे ठीक लग रहा है, इसमें कुछ भी गलती नहीं। यहां पे देखो टाइम वापस जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और यहां पे भी टाइम बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो पॉसिबल नहीं, जिसकी वजह से ये वाला ग्राफ एक रियलिस्टिक सिचुएशन है। इन सभी में ही टाइम कम हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो ये वाला ग्राफ सही सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सपोज अ मैन इज एंजॉयिंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड। यहां पे सारा का सारा खेल मेरी गो राउंड झूले का है। आई होप आपको पता हो मेरी गो राउंड झूला क्या है। चाहे ना ही पता हो, यहां पे लिखा हुआ है गो राउंड, इसका मतलब है सर्कुलर पाथ में तो घूम ही रहे होंगे ना। अब इसमें क्या है, झूला है जिसमें आप सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, और 20 मीटर पर सेकेंड की आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ, नॉट वेलोसिटी सॉरी, स्पीड आपकी कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड यहां है, यहां पे हो तो भी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड है, लेकिन डायरेक्शन यहां होगी। अगर आपने मोशन चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होगा सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन बार बार चेंज होता रहता है। अगर आप यहां हो तो आपकी 20 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी यहां होगी, और अगर आप यहां हो तो यहां पे होगी 20 मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट, कहने का मतलब यह है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो वो 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। और डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से मोशन कौन सा होता है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्या जो ग्राफ है वो रेस्ट पे होगा? नहीं। क्या वो कोई एक्सेलरेशन पे नहीं चल रहा है? नहीं। क्या उसका एक्सेलरेटेड मोशन है? यस। और क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चल रहा है? नहीं। अगर यहां पे वेलोसिटी के बजाय यूनिफॉर्म स्पीड लिखा होता तो वो सही है, बिकॉज स्पीड यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वेरी नाइस। चलिए, ये क्वेश्चन मुझे क्यों अच्छा लगा मैं आपको बताता हूं। ऑल्दो ये बहुत नॉर्मल सा सवाल था, अनटिल अनलेस एक छोटी सी बात अगर आप ध्यान रखें। अच्छा, इसमें से आपको पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, कुछ चीजें शायद बहुत छोटे साइज की है, एक दो चीजें तो वो पीपीटी में आपको बहुत क्लियरली दिखेंगी जब आपके सामने होगा। अभी तो ये कैमरा से देख रहे हो आप। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ। आपको डिस्टेंस निकालना है, और आपको यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आपको सबको याद होना चाहिए कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे डिस्प्लेसमेंट निकलता है और स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस। बट जब तक कुछ मेंशन ना हो हम दोनों को एक ही मानते हैं, ऑल्दो दोनों बहुत डिफरेंट है, आपको पता ही है। ठीक है।
अब इस ग्राफ में यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी 5 और यहाँ पे 10 लिखी हुई है, यहाँ पे टाइम 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ऑब्वियस सी बात है ये 5 है। अब समझने वाली बात ये है, शायद आपको अभी कैमरा में ना दिख रहा हो, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा बल्कि, बट शायद बहुत क्लियरली ना दिख रहा हो कि ये लाइन एक सॉलिड लाइन है, ये लाइन एक सॉलिड लाइन है, ये लाइन एक सॉलिड लाइन है। ऑब्वियस सी बात है, यहां तो खत्म हो गया ग्राफ। लेकिन ये वाली जो लाइन है वो डॉटेड है, यानी एक्चुअली में उसने मोशन की शुरुआत ही इस पॉइंट से की है, यानी 0 से लेके 1 सेकेंड वो चला ही नहीं है। अब अगर आपको निकालना है इस केस में डिस्टेंस, तो आप सबको पहली बात तो याद होगा कि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा एरिया अंडर ग्राफ, यानी कि ग्राफ के नीचे का हमें एरिया निकालना होगा। ग्राफ के नीचे का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, आप सब जानते हो। अब एरिया निकालने के लिए जो बच्चे गलती कर देते हैं वो ये, क्योंकि ये डॉटेड है तो ये वाला जो एरिया आएगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां वो चला ही नहीं है। यानी एरिया अंडर के लिए आपको ये वाला, मैं इसको मार्क करता हूं लेट्स से ब्लू कलर से, ये वाला रेक्टेंगल चाहिए होगा, ये वाला ट्रापीजियम चाहिए होगा और ये वाला रेक्टेंगल चाहिए होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालना चाहते हैं तो ये वाला रेक्टेंगल L इंटू बी, L इसका 1 है और B इसका 10 है, B इसका 10 है, ठीक है, प्लस हाफ। अब ये क्योंकि मेरे पास एक ट्रापीजियम है, ट्रापीजियम के लिए एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट। अब ये हमारी दो पैरेलल साइड्स है, यानी कि 10 और 5, 10 और 5, 10 और 5, और ये हमारी हाइट है, यानी 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 यानी कि 2 हमारी हाइट है, ठीक है, प्लस फिर हमारे पास एक और रेक्टेंगल है अगेन L इंटू बी, L हमारे पास 1 है, B हमारे पास 5 है, तो ये आ गया 1 इंटू में 5, 1 इंटू में 5 आ गया, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास आ गया 10, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 15 और यहां पे मेरे पास आ गया 5, तो ये मेरे पास आ गया है 20 और 10 30 मीटर। कितना आ गया भैया? 30 मीटर आ गया, और 30 मीटर के हिसाब से मेरे पास ये आंसर है। सुनो, अगर आपने गलती से ये वाला भी ऐड कर लिया होता इसके अंदर, तो ये कितना है? 10 इंटू में 1 यानी कि 10, तो 30 प्लस 10 40। ऑप्शन में भी नहीं है तो आप कहीं ना कहीं समझ जाते कि मैंने कुछ गलती की है, बट इमेजिन ऑप्शन में भी 40 डाल देते वो, तो आप टिक कराते। तो ध्यान रहे ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज वो डॉटेड है, ठीक है ना। मैं आपको बोल रहा हूं आज के सवाल करने के बाद जरूरी नहीं है यही सवाल आपके एग्जाम में आए, लेकिन ये पक्का जरूरी है, ये पक्का जरूरी है कि अगर आपने सारे सवाल कर लिए तो आज आप ऐसा फ्लो समझ जाओगे कि हर एक सवाल को आप बनाना सीख जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अ स्टूडेंट ड्रॉज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग स्कूटर एंड फाइंड्स दैट अ सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन parallel to the time axis. Which of the following conclusion is correct about this section of the graph? कह रहे एक बच्चे ने ग्राफ बनाया और ग्राफ में कोई हिस्सा हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहां से यहां देखो आप हॉरिजॉन्टल है और ये वाला हिस्सा भी हॉरिजॉन्टल है। इससे आप क्या समझते हो? क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है? यस। और जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा होता है इसका मतलब क्या होता है कि ग्राफ रेस्ट पे है, मतलब ऑब्जेक्ट जो भी स्कूटर वूटर गाड़ी वाड़ी जो भी है स्कूटर है वो रेस्ट पे है। क्योंकि ग्राफ अगर यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, बट ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, जिसकी वजह से देयर विल बी नो चेंज इन द डिस्टेंस इन द पोजीशन, व्हिच मींस ऑब्जेक्ट यानी स्कूटर इज एट रेस्ट। तो क्या स्कूटर यूनिफॉर्म स्पीड में है? नहीं। स्पीड ऑफ स्कूटर इंक्रीज हो रही है, स्पीड ऑफ स्कूटर डिक्रीज हो रही है? नहीं, स्पीड ऑफ स्कूटर ना तो इंक्रीज ना तो डिक्रीज, क्योंकि वो तो रेस्ट पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? रेस्ट पे चल रहा है। डन है, आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको एक ग्राफ दे रखा होता है और दूसरा ग्राफ आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मुझे बड़े पसंद है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं। तो मैंने वही कहा, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो फिर आप उससे मल्टीपल क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? अ गर्ल वॉक्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ to drop a letter in the letterbox and comes back to her initial position. Her displacement time graph is shown in the figure. आपको एक velocity time graph बनाना है इस ग्राफ की मदद से, इस ग्राफ की मदद से एक velocity time graph बनाना है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम एक velocity time graph रफली तैयार कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम एक्सिस है, ये मेरे पास टाइम एक्सिस है,
और ये मेरे पास वेलोसिटी। यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वेलोसिटी नेगेटिव में भी जाने वाली है। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो खेल कुछ और होता, बट ये वेलोसिटी है। सुनो, अब यहां पर टाइम है 0, 50 और 100, तो उस हिसाब से मैं यहां पे 0, 50 और 100 बना लेता हूं। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, मुझे ये ग्राफ वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी मैं लूंगा मीटर पर सेकंड में, और टाइम, यानी मुझे ये जो ग्राफ बनाना है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ग्राफ को अपने आंसर शीट में रीड्रॉ करूंगा अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो, और इसको नाम दूंगा O या 0 जो भी है, A, और यहां पे मैं नाम दे दूंगा B। ठीक है, अब मैं मोशन के दो हिस्से कर दूंगा इस लड़की के, एक है O से A और एक है A से B। क्योंकि मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, मुझे इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, तो मुझे ऑब्वियस बात है पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैं निकालूंगा वेलोसिटी फ्रॉम O टू A, यानी कि अपने घर से कहां गई थी लड़की, लेटर बॉक्स पे, तो O से A। अब वेलोसिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस अगेन अगेन अगेन, अगर ये आप मुझे पता हो इस ग्राफ में जिस भी किताब से मैंने सवाल लिए क्या गलती है, एक छोटी गलती मिली आपको, मेरे को मिली, क्या ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय वैसे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। बट क्योंकि 9th क्लास है तो इतना मैटर नहीं करता, अगर 11th क्लास की किताब होती तो हम गलती पॉइंट आउट करते, बट क्योंकि 9th है और 9th में हम स्ट्रेट लाइन में लड़की जा रही होगी वापस आ रही होगी, तो उन्होंने एक ही भावना से उसको समझाया है। अब O से A में अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप होता है हाइट अपॉन में बेस। हाइट हमारे पास 100 है और बेस हमारे पास 50 है, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। अब मैं निकालूंगा वेलोसिटी फ्रॉम A टू B, A से B यानी कि लेटर बॉक्स से वापस से घर, तो अगेन फॉर्मूला तो वही रहेगा स्लोप ऑफ ग्राफ। बस आप सबको पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ ग्राफ में हाइट 100 की बजाय -100 आएगी, बिकॉज ग्राफ नीचे आ रहा है, तो -100। जब भी ग्राफ नीचे आता है हाइट माइनस में होती है, और बेस हमारे पास 50 है, ये इससे कैंसिल हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड आ गया। आई होप आप समझ गए होगे मैंने ग्राफ को -y एक्सिस पे भी क्यों बनाया है। ठीक है, अच्छा चलो, अब अगर ऐसा है तो ये हमारे पास 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास -1 हो गया, ये हमारे पास -2 हो गया। तो 0 से 50 तक उसकी वेलोसिटी कितनी रही, 2 रही। 0 से 50 तक, 0 से 50 तक उसकी जो वेलोसिटी रही वो कितनी रही, 2 रही। उसकी जो वेलोसिटी रही वो 2 रही। लेकिन 50 से 100, 50 से 100 ये 2 के, 50 से 100 उसकी वेलोसिटी कितनी रही, -2 रही। 50 से 100 उसकी वेलोसिटी कितनी रही, -2। अब क्योंकि ये ग्राफ अधूरा लग रहा है तो इसको डॉटेड लाइन से हम ऐसे मिला देंगे। ये ग्राफ थोड़ा अधूरा लग रहा है तो ऐसे मिला देंगे। दोबारा समझो क्या हुआ, अगर नहीं समझ में आया तो। हमने इस वाले की और इस वाले की वेलोसिटी निकाल ली। इस वाले की वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई, 2, और इस वाले की वेलोसिटी हमारे पास आई -2। अब वो तो हमने स्लोप से निकाली, तो यानी 0 से 50 तक उसकी वेलोसिटी 2 ही रही, लेकिन 50 से 100 उसकी वेलोसिटी -2 हो गई। तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके ऊपर कोई भी और सवाल आ सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लड़की पोस्ट ऑफिस गई, फिर वो रेस्ट पे रही, फिर वापस आई, तो फिर वो रेस्ट पे आ जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी कुछ समय के लिए, फिर आगे बढ़ जाएगा। तो मल्टीपल सवाल इसके ऊपर आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, देखते ही समझ में आ रहा है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी जो भी कहते हैं हम बच्चे। अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम, इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और उससे हमने अपनी स्पीड को कन्वर्ट किया है फाइनल 60 किलोमीटर पर आवर में, यानी कि वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि मोशन रिटार्डेड होगा, यानी रिटार्डेशन आएगा। आपको एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत आसान, बस आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना होगा। ये किलोमीटर पर आ रहा है तो आपको इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं याद करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इसको 6 के टेबल से काटता हूं तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 3 आता है, तो ये मेरे पास 50/3 आ जाएगा। इसको अगर मैं काटता हूं 2 के टेबल से तो यहाँ पे मेरे पास 40 और यहाँ पे मेरे पास 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास 200/9
मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लो और चाहो तो आप इसको आगे माइनस में सॉल्व कर लेना, जैसा आपको ठीक लगे। अभी के लिए मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास 200 डिवाइड बाय 9 आ गया है 22.22 मीटर पर सेकंड, सही है। और ये मेरे पास 50 डिवाइड बाय 3 आ गया है 16.67 मीटर पर सेकंड। खत्म। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से भी निकाल सकते हो या फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 16.67 है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 22.22 है और टाइम मेरे पास 5 है। तो इसमें से मैंने माइनस कर दिया 22.22 को, जिसकी वजह से आंसर मेरे पास आ गया -5.55 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितना आ गया -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये सवाल में हमारी पढ़ाई यहीं खत्म हो गई थी, जब इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गई और हमें समझ में आ गया फॉर्मूला कौन सा लगाना। हमारी पढ़ाई यहीं खत्म हो गई थी, बाकी तो मैथ्स है। लेकिन हाँ, ऐसी कैलकुलेशन भी हमारे एग्जाम में आती है, आप सब जानते हो, आपकी भी आ सकती है। डन है, आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, देखते ही समझ गए होगे अगर पहले कभी किया है तो, बट बहुत प्यारा सवाल है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट। ये वेलोसिटी और ये टाइम एक साइक्लिस्ट का ग्राफ है। आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना है। क्यों निकालूं मैं इसका एक्सेलरेशन? साफ दिख रहा है कि इसका एक्सेलरेशन 0 है, बट अगर मुझे फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए निकालना है तो आप सबको पता है कि सर आपने ये क्यों बोला कि इसका एक्सेलरेशन 0 है? अरे भाई उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 20 है, उसकी फाइनल वेलोसिटी भी 20 है, तो एक्सेलरेशन तो है नहीं ना। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कैसे निकालेंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। और क्योंकि ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हमें निकालना होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, और स्लोप का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन में बेस। ग्राफ 20 पे शुरू हुआ है, 20 पे खत्म हो गया है, कोई हाइट चला ही नहीं है। तो भैया कोई हाइट नहीं चला है, बेस कितना भी हो, 20 हो, 25 हो, 50 हो, जब ग्राफ ऊपर ही नहीं गया है, ग्राफ की शुरुआत 20 पे हो गई, खत्म 20 पे हो गया, तो 0। और वैसे भी यार कांस्टेंट वेलोसिटी है तो 0 ही होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं उसकी वेलोसिटी बताओ 15 सेकेंड। अरे 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 15 सेकेंड में वेलोसिटी बताओ। अरे भैया कैसा सवाल है, वेलोसिटी वाला पार्ट तो बड़ा ही प्यारा है। वेलोसिटी 15 सेकेंड पे 15 15 15 15 15 15 सेकेंड हो, 20 सेकेंड हो, मैंने कहा 25 हो, मैं कहा 5 हो, उसकी वेलोसिटी सेम है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। वो तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ही है भैया, वो नहीं बदल रही, ठीक है। लेकिन इसके बाद बोल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड निकालना है 15 सेकेंड में, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। तो अगर मुझे निकालना है डिस्टेंस, यानी अगेन डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको बताया वैसे तो अलग होते हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ क्यों, एरिया अंडर ग्राफ क्यों, एरिया अंडर ग्राफ क्यों कह रहे हो सर? अरे क्यों ना कहूं, ये वेलोसिटी टाइम है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस ही मानेंगे क्योंकि 9th क्लास है, ठीक है। अब एरिया अंडर द ग्राफ में क्योंकि मुझे 15 सेकंड तक का काम करने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि मुझे 15 सेकंड तक का काम करने के लिए बोला हुआ है, तो मुझे ये वाला एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है, मुझे ये वाला एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। अब ये वाला एरिया कैलकुलेट करना कितना सिंपल है, सिंपल एक स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है, तो भैया एरिया अंडर द ग्राफ के लिए L इंटू बी कर देंगे। L कितना है हमारे पास, 0 से 15, और B कितना है हमारे पास 20, तो ये हमारे पास आ गया 300 मीटर, ये हमारे पास आ गया 300 मीटर। सिंपल सा सवाल है, सोबर सा सवाल है, लेकिन आता है एग्जाम में। बढ़िया, डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या सवाल कह रहा है भैया, न्यूमेरिकल कह रहा है कोई, लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल है शायद। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, डन है जी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस चला भैया उसने, 400 मीटर का डिस्टेंस चला, और ये सब उसने किया 20 सेकंड के अंदर। आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है। चलो बताओ, अगर आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी, मन में बोल दो 5 सेकंड में, 1 2 3 4 5, अगर नहीं बोला तो कट्टी।
आई होप आपने बोल दिया, बिकॉज बेटा पेपर करीब आ गया, अब तक तो पता चल जाना चाहिए कि ये चारों वेरिएबल ए हमें निकालना है, लेकिन ये चारों वेरिएबल आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s हमें दे रखा है 400, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यूटी वाला पार्ट 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, टाइम मेरे पास है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया मेरे पास 400 इज इक्वल टू हाफ, ये आ गया मेरे पास a, और 20 का स्क्वायर होता है 400 से 400 कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। क्या ये फर्स्ट चैप्टर का मतलब मोशन का सवाल है? यस। लेकिन इसके आगे आपसे यह भी पूछा है कि आपको फोर्स भी निकालनी है अगर उसका मास 7 टन है तो। यानी ऐसे क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी में भी भर भर के हैं, एनसीईआरटी में भी भर भर के हैं, अगर आपने हमारा लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट देखा तो मैंने लगभग 70-80% एनसीईआरटी उसमें करवा रखी है इसी चैनल पे। लेकिन अगर आपने देखा या किया तो आपको पता होगा कि ऐसे सवाल बहुत हैं जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर का इस्तेमाल करना है, और ये एग्जाम में बहुत आते हैं। तो यहां पे आपने फर्स्ट चैप्टर की सेकेंड इक्वेशन का इस्तेमाल करके पहले एक्सेलरेशन निकाला, अब आपको निकालना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। उसका मास 7 टन है, 1 टन में 1000 किलो होते हैं। हो सकता है एग्जाम में ये हिंट ना आए, हो सकता है एग्जाम में हिंट ना आए, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो वजन इसका हो गया 7000। कितना हो गया? 7000। और इसका एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया? 14। तो टोटल हो गया 14,000 न्यूटन। कितना हो गया? 14,000 न्यूटन। डन, बढ़िया, ओके रिपोर्ट। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अगले सवाल पे आते हैं। एक भैया व्हीकल है जिसका मास आपको दे रखा है, एक व्हीकल है जिसका मास आपके पास 1500 किलो है। बहुत ही बढ़िया। What must be the force between the vehicle and the road? कितनी फोर्स होगी व्हीकल और रोड के? अच्छा, व्हीकल और रोड के बीच में कौन सी फोर्स होगी? कौन सी फोर्स होगी? मस्कुलर, साउंड, लाइट? नहीं, ये साउंड लाइट तो वैसे भी एनर्जी है। फ्रिक्शनल फोर्स होगी, ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शनल फोर्स होगी। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी, बट रोड और व्हीकल के बीच में पूछ रहे हैं, रोड और व्हीकल, तो वहां तो फ्रिक्शन ही होगी। इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, यानी -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो फोर्स निकालनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है? 1500, और एक्सेलरेशन कितना? -1.7। तो यहां से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 15 को -170 से, तो कितना आंसर आ जाता है भाई? आओ एक बार मल्टीप्लाई कर लें। 15 को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने 170 से, आंसर आ गया 2550 न्यूटन। और ऑब्वियस ये बात है माइनस का, और माइनस का आना भी चाहिए क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है ये। मैं आपके लिए ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों? बिकॉज किसके बीच में पूछा गया है? रोड और टायर के बीच में, तो फ्रिक्शन ही तो होती है, और माइनस में होती है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज कर दे तो हमेशा माइनस में होती है। सही जा रहे हैं क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट जिसका वजन 10 ग्राम है। आई होप आप क्वेश्चन, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, आई होप आप वीडियो को रोक रहे हैं, क्वेश्चन को रोक रहे हैं, पहले पढ़ रहे हैं अपनी तरफ से। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट। यानी हमारी बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड थी, सही है। वो एक वुडन ब्लॉक पर टकराई, और टकराने के बाद वो रेस्ट पे आ गई। रेस्ट पे आ गई मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई, सही है। और ऐसा होने में जो टाइम लगा वो बहुत कम है। अब अगर आपने न्यूटन जी का सेकेंड लॉ पढ़ा है, टाइम अगर बहुत कम है तो फोर्स सही बहुत ज्यादा होने वाली है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। सबसे पहले तो आपको बताना है उस बुलेट ने कितना डिस्टेंस चला होगा जब उस लकड़ी के टुकड़े में घुस गई होगी। इसका मतलब ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट हो गया। एक लकड़ी का वुडन था ना, वुडन, एक वुडन ब्लॉक था, उस पे आके एक बंदूक की गोली घुस गई। जब वो घुसी थी तो उसकी वेलोसिटी 150 थी, अब वो रुक गई, और कितने सेकंड में रुक गई? 0.03 सेकंड में। आपको बताना है बुलेट उसके अंदर कितना पेनिट्रेट हुई होगी, मतलब पूरे ब्लॉक में
कितना अंदर वो गई होगी, ये आपको निकालना है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। अब आप अगर इन चारों वेरिएबल को देखेंगे तो इन चारों वेरिएबल 1 2 3 4, इन चारों वेरिएबल को देख के आपके मन में आ जाना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, और वो भी आ जाना चाहिए भैया आपके मन में अगेन 3 सेकंड के अंदर। आई होप आ गया, आई होप आ गया, आ गया, ठीक है। कौन सी इक्वेशन लगेगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 150 का स्क्वायर है, 2 हमारे पास 2 है, ए हमारे पास एक्सेलरेशन है। ओह माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा। अब वो एक्सेलरेशन आप इसी वाली इक्वेशन से निकालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज आपके पास ए और एस नहीं है। आई होप भाई आप तो बड़े हैरान हुए होगे जब मैंने थर्ड इक्वेशन बोला होगा, तो आई होप आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वी यू टी और एस, मैंने कहीं ना कहीं इसको ए विजुलाइज कर लिया, ये और ये देखते ही ऑब्वियस बात है चारों वेरिएबल किसी भी एक भी इक्वेशन में नहीं आते, हर एक इक्वेशन में एक्सेलरेशन तो आता ही आता है। तो पहले मुझे एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा, सॉरी, अगर मुझे एक्सेलरेशन को निकालना पड़ेगा तो वो होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम, v माइनस यू अपॉन में टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 150 है, और टाइम हमारे पास 0.03 है। सही है, सही है। -1 5 1 2 2 0 और आ गए, और 3 था नीचे, है ना, 2 0 और आ गए। इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया -5000 का एक्सेलरेशन। अब आप सोच सकते हो अगर एक्सेलरेशन इतना ज्यादा तो कितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, तो खैर हमारे पास अभी एक्सेलरेशन आ गया, अभी तो हमें डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन भी लगा सकते हो, सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हो, और थर्ड भी लगा सकते हो। हम थर्ड ही लगाएंगे, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 150 का स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन हमारे पास -5000 आया है, और एस हमें निकालना है। तो -22500 हमारे पास आ गया, और डिवाइडेड बाय माइनस में हमारे पास 10,000 आ गया, ये हमारे पास एस आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास एस की वैल्यू आ जाती है 2.25 मीटर। एस की वैल्यू आ जाती है 2.25 मीटर। इसका मतलब है वो जो बुलेट है वो 2.25 मीटर अंदर घुसी होगी। वो आप अंग्रेजी में स्टेटमेंट लिख देना प्लीज, है ना। इसके बाद बोला है ऑल्सो कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड। ये तो मुझे पता ही था, बोला होगा, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन का सवाल है तो फोर्स तो पूछा ही होगा। अब अगर फोर्स कितनी लगी ये निकालना है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू में एक्सेलरेशन। बुलेट का मास 10 ग्राम है, ग्राम ऑब्वियस सी बात है पसंद नहीं है, तो 0.01 kg हो जाएगा। 1000 से डिवाइड किया, 1000 से डिवाइड किया तो 0.01 kg हो जाएगा। अब मास आ गया 0.01, और हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है कितना? माइनस में 5000। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास 2 0 हट गए, तो माइनस में 1 2 1 2 और 2 0 यहां से, तो माइनस में 50 न्यूटन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर देखा जाए तो फोर्स तो बहुत कम आई है। नहीं नहीं नहीं, आप ये नहीं देख रहे। पहली बात तो ये जो फोर्स है वो बुलेट के हिसाब से सोचो आप। बुलेट का मास कितना कम है, 10 ग्राम की बुलेट ने 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है, काफी हाई फोर्स है ये। वो आपको एक्सेलरेशन से ही पता लगना चाहिए, और हम सब जानते हैं कि बुलेट कितनी फोर्स लगाती है। बाकी ग्रेविटेशन में भी सीखेंगे, बुलेट का एरिया भी आगे से कम होता है तो वो प्रेशर भी बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, जिसके से नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाती है। इन शॉर्ट ये हमारे पास एक बढ़िया अच्छा सवाल है। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्या है अगला सवाल भाई? अब मोटर कार ऑफ मास, एक मोटर कार जिसका वजन हमारे पास 1200 kg है, इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन में 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। सही है, सही है, सही है। इट्स वेलोसिटी इज स्लोड डाउन टू, उसकी वेलोसिटी कम हो गई, और कितनी हो गई? 18 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, और ये सब हुआ 4 सेकेंड्स के अंदर। सही है। बाय एन अनबैलेंस फोर्स कैलकुलेट एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स। आपको तीन चीजें निकालनी, एक्सेलरेशन,
चेंज इन मोमेंटम और फिर आपको निकालना है फोर्स। तीनों चीजें निकालना बहुत सिंपल है। आओ एक एक करके निकालते हैं, पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 करेंगे। इसको इससे काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5/5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसके बाद इसको तो ऑब्वियसली 5/3 से करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और यहां से एक्सेलरेशन निकालना आपके लिए इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में t। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 5, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 25 और टाइम हमारे पास है 4 सेकेंड। तो -20 अपॉन में 4 कितना हो गया, -20 अपॉन में 4 हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो हमने पहला पार्ट तो कर दिया, क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन। अब आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। आप पहले फोर्स भी निकाल सकते हो, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम भी, लेकिन मैं हमेशा ऐसा कहता आया हूं कि यार जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा हो उस फॉर्मेट में ही आंसर देना चाहिए। जिस फॉर्मेट में, जैसे पहले आपसे क्या पूछा है, कभी कभार हमारी मजबूरी हो जाती है, बट यहां पे हम पहले चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हैं क्योंकि पहले आपसे चेंज इन मोमेंटम ही पूछा है। आओ, और यहां पे हम फोर्स एक नए तरीके से निकालेंगे। हम यहां पे फोर्स मास इनटू में एक्सेलरेशन नहीं करके निकालेंगे। हम एक और फॉर्मूला है फोर्स का, बेटा बहुत कम बच्चे उसका यूज करते हैं। एक तो फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन है, लेकिन एक चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम भी है। यस, चलो सबसे पहले तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। अब चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। इसमें से मास कॉमन आ गया तो v माइनस यू हो गया, सिंपल। अब यहां पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास कितना है हमारे पास, 1200। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है भैया, 5 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भैया, 25 है, सही है। यह आ गया -1200 और माइनस में आ गया 20, तो 12 इंटू में 2 हो गया 24 और 3 0 हमारे पास है, तो कितना आ गया, ओहो माय बैड माय बैड माय बैड, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है तो केजी मीटर पर सेकेंड, माइनस का आ गया, माइनस का आ गया। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। आ जाओ, चलो। वैसे वर्ड बोलने में थोड़ा इरिटेटिंग भी लग रहा है, मैं नहीं बोलूंगा अब दोबारा बच्चे बोलते हैं लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है ऐसे, थोड़ा राइम इसकी अच्छी है बट ऐसे इरिटेटिंग है ये, ओहो गहरी बात। चलो, लेकिन चेंज इन मोमेंटम आ गया -24,000 केजी मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब हमें फोर्स भी निकालनी है। अब देखो, फोर्स निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, एक है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास आपके पास है, एक्सेलरेशन आपके पास है, वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं क्यों ना नए तरीके से कराऊं, सिंपल है ना ये तो, मास इनटू में एक्सेलरेशन। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला भी तो है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ये भी तो फॉर्मूला है। और देखा जाए, अगर आपको याद है तो इसी फॉर्मूले से मास इनटू एक्सेलरेशन आया था। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है -24,000 और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम हमारे पास है 4 सेकेंड, 4 सेकेंड। इसको इससे काट दोगे तो हमारे पास -6000 न्यूटन आ जाएगा, -6000 न्यूटन आ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, अगर आप 5 को मल्टीप्लाई करते 1200 से तो भी आपके पास -6000 ही आता, लास्ट में स्टेटमेंट आ जाएगी। हेंस द ऑपोजिंग फोर्स, बिकॉज माइनस में आया, ऑपोजिंग फोर्स इज ऑफ 6000 न्यूटन। एंड की स्टेटमेंट लिख दिया करो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। डन है क्या, डन है क्या, चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला सवाल मुझे आपको होमवर्क देना चाहिए, या कर देते हैं। आओ यार, मोमेंटम के ऊपर एक सवाल है, कहीं आप मुझे ये ना बोलो कि सर मोमेंटम के ऊपर सवाल नहीं करा के गए ना, गलती करो ना। बट ये वैसे मैंने ये सवाल जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने लॉज ऑफ मोशन के वन शॉट में भी कराया हुआ है ना, लॉज ऑफ मोशन के वन शॉट में ये भी कराया हुआ है। और मुझे अभी अभी याद आया है कि लॉज ऑफ मोशन के वन शॉट में मैंने ये भी सवाल कराया। बट ठीक है, आओ, ये सवाल काफी अच्छा है, वैसे तो एनसीईआरटी का ही सवाल है। आओ, कह रहे हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास, एक डंबल है, एक डंबल है जिसका मास 10 केजी है, 10 केजी है, वो कितना मोमेंटम देगा अगर आपने उसको एक 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ड्रॉप किया है। देखो, प्लानिंग करते आओ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। आपके पास मास तो है,
लेकिन अगर आपको वेलोसिटी मिल जाए तो आप मोमेंटम में निकाल लोगे। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो वेलोसिटी के लिए ऑब्वियस सी बात है आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। उसके लिए आपको पहले इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होगी जो कि आपने ड्रॉप किया है तो 0 होगी। उसके बाद आपको एक्सेलरेशन 10 क्वेश्चन में दे रखा है और आपने उसको कितनी ऊंचाई से फेंका है, हाइट जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो 80 सेंटीमीटर है। मीटर में निकाल देंगे तो 0.8 मीटर हो जाएगा। सही है। अब आपके पास ये सारा डेटा है। अब आपको वेलोसिटी निकालनी है और इस बाहर हाँ आप भी गलती नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। डन। चलो बताओ वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यहां पे हम लगाएंगे फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो भैया पक्का थर्ड इक्वेशन लगेगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यानी कि थर्ड इक्वेशन हम लोग यहां पे लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन हम लोग यहां पे लगाएंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन हम लोग यहां पे लगाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे को निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, 2 हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 10 है और s हमारे पास 0.8 है, 0.8 है। तो ये 8 हो गया, 8 to 16 हो गया। तो v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 16 मीटर 16 आ गई और v हमारे पास 16 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट 16 का अंडर रूट कितना होता है भैया 4 मीटर पर सेकंड आ गई। यानी कुल मिला के वेलोसिटी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड आ गई। बस अब यहां पे 4 डाल देना, 4 इंटू में 10 40 केजी मीटर पर सेकेंड हमारे पास मोमेंटम आ गया। यानी कि जब एक डंबल नीचे गिरेगा तो 40 केजी मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम ट्रांसफर करेगा जस्ट गिरने से पहले। कई बच्चों को लगता है कि सर गिरने के बाद तो वो रुक जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ, लेकिन जस्ट गिरा तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर किया वो आपको बेसिकली कैलकुलेट करना होता है। डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। इसके बाद हम केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 हमारे क्वेश्चन है, इनमें से मैं 1-2 आपको होमवर्क दूंगा। मैंने आपको बोला था ना कि क्वेश्चन मैं 35 से काफी ज्यादा लाया हूं। कुछ 2-3 सवाल आपको होमवर्क भी मिलेंगे ताकि आप खुद से भी उनकी प्रैक्टिस कर पाओ। लेकिन ये वाला सवाल तो मैं ही करा रहा हूं। अच्छा सवाल, सारे अच्छे में से तो, बट ठीक है। चलो, इफ द इंजन ऑफ अ कार प्रोवाइड्स एन एक्सेलरेशन ऑफ, अगर इंजन एक गाड़ी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोवाइड कर रहा है टू स्टार्ट इट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है। देन एज्यूमिंग द मास टू बी रफली, और मास अगर मैं मान लूं कितना है 1000 किलो का मास है। कैलकुलेट फोर्स प्रोवाइडेड बाय द इंजन, फोर्स निकालना है पहले पार्ट में। लो जी कर लो, गलते सुन लो बात। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास 1000 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 है, फोर्स आ गई हमारे पास 2000 न्यूटन। सिंपल। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है मोमेंटम कितना होगा आफ्टर 10 सेकेंड्स। ये अच्छा सवाल देखो, बहुत प्यारा। कह रहे हैं कि कितना मोमेंटम होगा 10 सेकंड के बाद। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो 10 सेकंड के बाद आपको वेलोसिटी निकालनी होगी ना। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास 0 है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी होगी। एक्सेलरेशन आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया फर्स्ट इक्वेशन लगा दो या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस at से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। और मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम हमारे पास 10 है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी आ गई तो भैया मुबारक हो, मोमेंटम भी आ जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास हमारे पास 1000 किलो है, वेलोसिटी हमारे पास 20 है, तो ये हमारे पास 20,000 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। 20,000 केजी मीटर पर सेकेंड आ गया। डन है क्या? अरे डन है क्या? अरे डन है क्या? चलो बढ़िया 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 बढ़िया, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, अगले पार्ट पे आते हैं। टाइम आफ्टर विच द कार कम्स टू रेस्ट इफ द इंजन इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 5 सेकेंड। फ्रिक्शनल फोर्स 15 न्यूटन की है। बहुत प्यारा सवाल। ये थर्ड पार्ट ही एक्चुअली में दिल ले गया मेरा, ये थर्ड पार्ट मेरा दिल ले गया भैया। सुनो, कह रहे हैं कि बताओ
कितने समय के बाद, टाइम आफ्टर विच द कार कम्स टू रेस्ट, कितने समय के बाद गाड़ी रेस्ट पे आ जाएगी। इफ द इंजन इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 15 सेकेंड, अगर इंजन को 15 सेकेंड के बाद बंद कर दिया गया था तो वो कितने सेकेंड में रेस्ट पे आ जाएगी। तो पहले तो आपको यह निकालना होगा कि वो 15 सेकेंड तक कितनी स्पीड उसने पकड़ी थी, 15 सेकेंड तक उसने कितनी स्पीड पकड़ी थी। तो पहले आपको 15 सेकेंड की स्पीड निकालनी होगी, जिसके लिए मैं v इज इक्वल टू u प्लस AT लगा रहा हूं। बहुत ध्यान सुनना अब ये सवाल, ये तो 0 है, एक्सेलरेशन हमारे पास 2 था, ठीक है। और 15 सेकंड के बाद वो कितनी वेलोसिटी पकड़ लेगा भैया, 15 सेकंड के बाद वो वेलोसिटी पकड़ लेगा 30 मीटर पर सेकंड की। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब उसने इंजन कर दिया ऑफ, इंजन कर दिया ऑफ, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, हमें रुकना है, हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए 0, हमें रुकना है। तो वो कह रहा है बताओ कितना टाइम लगेगा रुकने में, यानी हमें टाइम निकालना है। आप सब जानते हो कि हमें इसके लिए हमें जो सी पार्ट है उसके लिए एक्सेलरेशन चाहिए होगा। अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो मजा आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में मास, क्योंकि फोर्स का होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। अब मास आपको क्वेश्चन में दे रखा था जो कि 1000 था, लेकिन आप भूले ना कि इस बार जो फोर्स ली जाएगी वो 15 न्यूटन ली जाएगी। यस, क्यों, ऑब्वियस बात है -15, क्योंकि रोकेगी उसको इंजन की फोर्स नहीं, रोकेगी उसको ये वाली फोर्स नहीं, रोकेगी उसको फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस बार जो एक्सेलरेशन होगा वो -15 अपॉन में 1000 होगा। माइनस क्यों लिया, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, तो ध्यान रखिएगा प्लीज। यहां से हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है -0.015 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अरे ये तो जगह कम पड़ गई बाबू, चलो कोई नहीं, हम इसको छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा यहां कर देते हैं। आपके पास जब पीपीटी आएगी तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं तो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टाइम। चलो एक्सेलरेशन आ गया -0.015, फाइनल वेलोसिटी हमें कितनी लेके जानी है भैया 30, सॉरी माय बैड, फाइनल वेलोसिटी हमें कितने लेके जानी है 0, क्योंकि रोकना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितने लेके जानी है 30, कितना टाइम लगेगा हमें निकालना है ना। अब मेरे को लग रहा है मेरे पास जगह पड़ गई है कम, आप टाइम प्लीज निकाल लेना। लेकिन बहुत प्यारा सवाल है, मैं दोबारा समझा रहा हूं। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, थर्ड पार्ट में हमने फोर्स को लिया है -15, बिकॉज उसे रोकेगा फ्रिक्शन। लेकिन वो 15 सेकंड के बाद अगर हमने इंजन ऑफ किया तो पहले आपको 15 सेकंड तक उसकी कितनी वेलोसिटी होगी ये निकालना पड़ा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अच्छा सवाल है, दिल से कर लेना। डन। चलिए, मुझे लग रहा है ये वाला सवाल और अगला सवाल, ये दोनों सवाल बहुत इजी हैं। तो मैंने आपको ऐसे बहुत सवाल आज ही करा दिए हैं, तो ये दोनों सवाल आपके लिए होमवर्क हो जाते हैं। ये तो एमसीक्यू ही है। डन है, चले केमिस्ट्री पे चले, पक्की बात, चले केमिस्ट्री पे चले, आ जाओ भाई चलो। केमिस्ट्री के कुछ सवाल बनाते हैं। अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, इनमें से किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और किसमें वीकेस्ट होगी। सोडियम क्लोराइड, हनी, वाटर, इंक, कार्बन। देखो हनी, वाटर और इंक तो इग्नोर ही हो जाएंगे बिकॉज ये लिक्विड्स हैं। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होती है, इनमें एक ही सॉलिड है और वो है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और गैस में वीकेस्ट होती है। तो इनमें एक ही गैस है और वो कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी सोडियम क्लोराइड में और वीकेस्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड में। सी आंसर हो गया। अगला सवाल, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस ड्यू टू विच इट इज पॉसिबल टू फिल सीएनजी इन सिलेंडर्स इन कार्स। कह रहे कौन सी प्रॉपर्टी गैसेस की ये पॉसिबल कर पाए कि हमने सीएनजी को सिलेंडर में भर दिया। तो आंसर है ऑब्वियस सी बात है, हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी से ये पॉसिबल हो पाया, हाई कंप्रेसिबिलिटी से ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जिसकी वजह से हम गैसेस को सिलेंडर में भर पाते हैं। कई बच्चे लिखते हैं कि गैसेस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा गैप होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये ऐड करना पड़ेगा आगे कि गैसेस के पार्टिकल में बहुत ज्यादा गैप होता है जिसकी वजह से उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ये लिख के आते हो बहुत गैप है तो फिर आंसर में मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है,
डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। यानी सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में तो डिफरेंस आता है, लेकिन यहां पे आपको पहले से पैरामीटर डिसाइड करके दे रखे, जिसको आओ हम एक बार रफ डिस्कस कर लेते हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, ऑब्वियसली बात है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड का कम होता है और गैसेस का काफी ज्यादा होता है। आपको एक टेबल बनानी है ना, आपको तो टेबल बनानी है। यहां पे सॉलिड आएगा, यहां पे गैसेस आएगा, जिसमें यहां पे आपकी पहली प्रॉपर्टी आ जाएगी ये। फिर यहाँ पे आपको लिखना है नेग्लिजिबल, मैं आपको कोई एक करके दिखा रहा हूं ना, और यहाँ पे आपको लिखना है कि स्पेस इज वेरी लार्ज स्पेस, ऐसे करके। बट अभी तो मैं यहां लिख रहा हूं कि गैसेस का काफी ज्यादा होता है एक्चुअली में सॉलिड से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स में काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू गैसेस। कंप्रेसिबिलिटी, अभी बात करी सॉलिड्स तो भैया कंप्रेसिबल होते ही नहीं है, तो सॉलिड्स में तो आप लिखोगे नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी या कंप्रेसिबिलिटी इज अप्रोक्सीमेटली 0। बट यहां पे गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई जो है वो रहती है। गिव टू फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड। दो फैक्टर्स बताने हैं जिन पे रेट ऑफ डिफ्यूजन डिसाइड होता है। एक आप सबको पता है कौन सा है, टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता है, सबको पता है। लेकिन एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर बहुत कम बच्चे जानते हैं, प्रेशर नहीं, प्रेशर गैसेस के लिए होता है, ये लिक्विड्स के लिए पूछ रहे हैं। तो लिक्विड्स के लिए अगला फैक्टर होता है डेंसिटी। डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होने पे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, भागने का रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम डिफ्यूजन शो कर पाते हैं। वेरी नाइस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट फैक्टर सबको आता होता है, सेकंड ज्यादातर नहीं आता होता। अगर आपको पानी में मान लो पानी में अल्कोहल घोलना है तो बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन वहीं पे हनी, शहद बहुत कम घुलते हैं। ऑब्वियस बात है, क्यों? क्योंकि बहुत लेट घुलते हैं, बिकॉज हनी की डेंसिटी काफी ज्यादा है। अब ये भी आप कहोगे कि कुछ लिक्विड्स तो घुलते ही नहीं है, तो जो घुलते ही नहीं है, जो डिफ्यूज ही नहीं होते, उनके लिए फिर ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे इनमें से कौन सी ऐसी चीज है, टेम्परेचर के बढ़ाने पे इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बढ़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कौन से सेट्स हैं जो बढ़ते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने पे? डिफ्यूजन बढ़ता है, इवापोरेशन बढ़ता है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, गैस का कंप्रेस होना मुश्किल हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ने पे, तो ये गलत हो गया। अगेन कंप्रेशन ऑफ गैस तो गलत ही हो गया। इवापोरेशन बढ़ता है, डिफ्यूजन बढ़ता है, और गैस का एक्सपेंशन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो गैसेस ज्यादा एक्सपैंड होती हैं। इवापोरेशन, मतलब ये सही है, ऑब्वियस बात है, ये सभी बढ़ते हैं। इवापोरेशन, सॉल्युबिलिटी गैसेस की टेम्परेचर के बढ़ाने पे कम हो जाती है, और लास्ट वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही पढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन और गैस का एक्सपैंड होना टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो आंसर सी हो जाएगा। डन। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज rate of evaporation in the following situation. While putting clothes for drying, we spread them out. Obvious सी बात है, सरफेस एरिया। और कैसे एक्सप्लेन करना है भैया, कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया के बढ़ने पे इवेपोरेशन बढ़ता है। सरफेस एरिया के बढ़ने पे इवेपोरेशन बढ़ता है। कपड़ों को फैला के क्यों डाला जाता है? ताकि उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, इवेपोरेशन का रेट उतना ज्यादा होगा। वाटर कूलर्स आर नॉट इफेक्टिव ऑन अ रेनी डे पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो कौन सा फैक्टर हुआ यहां पे? फैक्टर हुआ ह्यूमिडिटी। और ये कैसे अफेक्ट करता है रेट ऑफ इवेपोरेशन को? ह्यूमिडिटी के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। डन। चलिए, अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आओ देखें क्या है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 3 अलग अलग सब्सटेंसेस आपको दे रखे हैं, एक्स, वाई एंड जेड आर 125, यानी एक्स वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 125 डिग्री सेल्सियस है।
y वाले का मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है और z वाले का 75 डिग्री सेल्सियस है। अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपने मेरा इज मैटर अराउंड अ स्फीयर का वन शॉट देखा है तो मैंने बताया था जितना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है उतना ज्यादा मतलब उनको पिघला के दूर करना मुश्किल है, जिसका मतलब है उनमें उतना ज्यादा प्यार। अगर किसी का मेल्टिंग जैसे NaCl है, नमक NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि उनको दूर करना मुश्किल है। तो यहां पे आपको समझना होगा, अगर आपको ये पहले आपने नहीं सुना था, वन शॉट नहीं देखा है मेरा, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऑब्वियस सी बात है पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग पॉइंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो पता है ना क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो एक के बढ़ने पे जब दूसरा भी बढ़े, यानी कि अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट, अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसमें फोर्स ऑफ इंटरमोलिक्यूलर इंटर एटॉमिक फोर्स जो भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो अगर मैं यहां पे अरेंज करना है किसमें, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, तो अगर ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन y में है, उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन z में है और उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा x में है, क्योंकि x का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। बी क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपको पहले से आता है। व्हाई डू आइसक्रीम्स अपीयर्स कोल्डर देन वाटर एट सेम टेम्परेचर? क्यों? ओए क्या हो रहा है? क्यों क्यों भाई, क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर के पास एक एक्स्ट्रा हीट होती है। कौन सी हीट होती है बताओ? इसका एक और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो क्यों नहीं लेके आया, बिकॉज वन शॉट में लाया था और वहां पे चिल्ला चिल्ला के बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके पास वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है तो ज्यादा एनर्जेटिक कौन होगा, ज्यादा जलाएगा कौन? तो आंसर कौन था? 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन थी। लेकिन यहां पे उल्टा है, आइसक्रीम और वाटर दोनों सेम टेम्परेचर पे, लेकिन ज्यादा ठंडा आइसक्रीम क्यों लगता है? क्योंकि वाटर के पास एक्स्ट्रा हीट होती है और वाटर के पास उस एक एक्स्ट्रा हीट को, एक एक्स्ट्रा हीट को क्या कहते हैं? जल्दी से नाम बता दो उसका। उसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उसके पास एक एक्स्ट्रा हीट होती है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से वाटर ज्यादा गर्म महसूस होता है, वाटर ज्यादा गर्म महसूस होता है। लेकिन आइस के पास ऐसी कोई हीट नहीं होती जिसकी वजह से आइस थोड़ा सा ठंडा जो है वो महसूस करवाती है। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा आप वीडियो को प्लीज 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 पॉज कर लीजिए और इसको देख लीजिए। और आप, मैं जब तक मैं वीडियो में कोई कट नहीं मार रहा हूं, क्योंकि मैं कट मारना नहीं चाहता। मैं एक बहुत, मुझे याद आया कि हमारे ऑफलाइन में अभी एक टेस्ट चल रहा होगा, तो मैं यहाँ पे बस एक कॉल भी अटेंड कर लेता हूं। लेकिन मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि तब तक आप बच्चे वीडियो को पॉज करके इस पूरे क्वेश्चन को आप ढंग से बना लीजिए, बहुत ईमानदारी से बना लीजिए, ईमानदारी से बना लीजिए। ग्राफ दे रखा है, क्वेश्चंस आपके सामने। देखो भैया जी फोन नहीं उठा रहे हैं, उठा लो भैया जी फोन, इंपॉर्टेंट फोन है। बिजी होंगे। बहुत प्यारा सवाल है, बना लो। अभी तक वीडियो पॉज नहीं करी ना तुमने? गंदी बात करते हो ना? अभी तक वीडियो पॉज नहीं करी ना तुमने यार? मैं यार वीडियो में ना कोई कट नहीं मारना चाहता, ये कट मारूंगा तो फिर एडिट करना पड़ेगा। फिर अब मैं चाह रहा हूँ आज ये वीडियो अपलोड हो जाए, इसलिए मैं इसमें कोई कट नहीं मार रहा हूँ, सीधा अपलोड कर दूंगा इसी एंड से। हाँ, दूसरे नंबर में मिला लेते हैं, कोई बात नहीं। भाई साहब कोई भी फोन उठा रहा है, देख लो, देख रहे हो? हम्म। हाँ, इतने बिजी हो गए टेस्ट लेने में यार, इतने बिजी हो गए, कमाल करते हैं यार। आखिरी बार मिलाता हूँ, वरना आगे बढ़ते हैं, वरना आ जाएगा, क्लास के बीच में उठा लूंगा यार। बस मुझे ये पूछना है कि किसी बच्चे को डाउट वाउट तो नहीं आया? वैसे आया तो फोन ही कर लेते यार, बट फिर भी 1 मिनट और दे दो बस मुझे। हाँ, जब तक बना लो तुम।
मोनिका टेस्ट ठीक हो रहा है? लक्ष्य फोन नहीं उठा रहा था तो बांट दिया। अब लक्ष्य सामने है क्या आपके? बात कराओ। क्या चक्कर भाई? क्या चक्कर? सब ठीक है? फोन नहीं उठा रहे तुम? लेट हो गए भाई, लेट हो गए भाई। ऑनलाइन नोटिफिकेशन डलवा दो प्लीज लक्ष्य को बोल के। ठीक है ठीक है ठीक। चेक कर लेना चल रहे हैं ना? ठीक है। थैंक यू बच्चों, आपने सब्र किया। आई लव यू बच्चों, आपने सब्र किया, थैंक यू। चलो, द टेम्परेचर टाइम ग्राफ गिवन बिलो। अगेन जिसने वन शॉट देखा है, हमने ये क्वेश्चन उसमें भी कराए थे, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी कराए थे, और दोबारा देखिए। द टेम्परेचर टाइम ग्राफ गिवन बिलो शोज द हीटिंग कर्व ऑफ प्योर वैक्स। कोई भी चीज हो, बट कोई चीज देखो क्या हो रहा है। अगर आपको एक ग्राफ याद हो तो पहले आप सॉलिड से उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट पे लेके जा रहे हो, फिर उसको मेल्ट कर रहे हो, याद है ना? मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट। फिर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर चुके हो, उसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, फिर आप उसको बॉयल कर रहे हो और आगे जाके वो भाप बन जाएगा। तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो A1 से B1 तक स्टेट चेंज हो रही है, D1 से D2 तक भी स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। तो आओ देखते हैं अलग अलग पार्ट में इसके क्या पूछा है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में पूछा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस एट द पॉइंट A, B, C एंड D। तो A पे, B पे, C पे और D पे उसकी क्या स्टेट होगी? तो A पे आप सबको पता है वो सॉलिड होगा। ए पे जो है वो आपको सबको पता है सॉलिड होगा। बी पे भी आपको पता है वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, तो यानी वो सॉलिड स्टेट में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी होगा, है ना? कन्वर्ट हो रहा होगा, ट्रांजिशन आ रहा होगा। फिर सी स्टेट में आप सबको पता है कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया होगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया होगा। लेकिन फिर से डी में वो लिक्विड से गैस यानी वेपर बन रहा होगा, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। वेरी नाइस, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वैक्स। मेल्टिंग कहां हो रही है? यहां मेल्टिंग हो रही है, यहां पे वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो मेल्टिंग कितने पे हो रही है? 15 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है। कितने पे हो रही है? 15 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। व्हाट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट? ज्यादा देर नहीं लगेगी। देखो, अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट पहचान लिया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपने पहचान लिया होगा। 110 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल हो रहा है, क्योंकि यहां उसकी स्टेट बदल रही है। तो 110 डिग्री सेल्सियस। क्या सर इसे केल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है? कर भी सकते हो, आपकी चॉइस है, दोनों में आंसर लिख सकते हो अगर आपके स्कूल में नंबर कटते हैं तो। बाकी जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में भी आंसर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। Which portion of the graph indicates change of state taking place? कौन सा ग्राफ का हिस्सा चेंज ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आंसर है A1 से B1 और ऑब्वियस सी बात है D1 से D2। ये हमारे स्टेट को चेंज होता हुआ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेम द टर्म यूज्ड फॉर द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द स्टेट चेंज इन द अबव प्रोसेस। तो यानी कि आपको यह बताना है कि कौन सी हीट लग रही होगी जो स्टेट को चेंज कर रही होगी। तो सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लिक्विड से गैस जाने के लिए लेटेंट वेपोराइजेशन। तो A1 से जब आप कहां जा रहे होगे? B1 जा रहे होगे, तो जो हीट लग रही होगी उसका नाम होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑब्वियस सी बात है बेटा, पूरा लिख के आइएगा। और D1 से D2 जो जा रहे होंगे, D1 से D2 जो जा रहे होंगे उसमें लगेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उसमें लगेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। डन है क्या? प्यारा सवाल है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। हाँ, ये आ गया हमारा सेकंड चैप्टर का एक न्यूमेरिकल। आप सबको याद है सेकंड चैप्टर में हमारे पास कुछ कंसंट्रेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो ये उसी के ऊपर है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बाय मास। यानी कि इस बार आपको मास परसेंटेज जो कि कंसंट्रेशन होता है वो गिवन है 5%, और आपको मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास भी गिवन है जो कि है 250 ग्राम्स। ऑब्वियस सी बात है आपको मास ऑफ ग्लूकोज निकालना है, कितना ग्लूकोज आपने घोला होगा। तो मास ऑफ ग्लूकोज, चलो मुझे मन ही मन या कमेंट सेक्शन जैसा आपको लगे ट्रू फॉल्स बता दो कि जो ग्लूकोज है क्या वो मेरा सॉल्यूट होगा। मैंने ये जो लिखा है कि ग्लूकोज मेरा सॉल्यूट होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है?
जो कि मुझे निकालना है। ग्लूकोज मेरा सॉल्यूट होगा, ट्रू है या फॉल्स है, जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, जो कि मुझे निकालना है, ट्रू या फॉल्स। ऑब्वियस बात है ट्रू। ठीक है, आओ अब तो क्वेश्चन समझ ही गए होगे आप। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला सबको याद है। मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, यानी कि ऊपर हमारे पास आता है मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट का मास, नीचे हमारे पास आता है मास ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन का मास इनटू में 100। ठीक है, मास परसेंटेज हमारे पास कितना है 5, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 250 ग्राम्स है, इंटू में 100, 0 से 0 गया। ओके, यहां पे आ गया 5 इंटू में मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया, मास ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया कितना 25 इंटू में 5 125, अपॉन में हमारे पास आ गया 10, तो आंसर आ गया 12.5 ग्राम्स, 12.5 ग्राम्स। डन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे अरे ये तो आप सबको पता है, ये तो आप सबको पता है इस चैप्टर में फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, होमोजीनियस बताओ, हेट्रोजीनियस बताओ, ये वाले सवाल बहुत आते हैं। अच्छा, जो मैं बायो के सवाल लेके आया हूं, एमसीक्यू तो हम हाथ से करेंगे, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं अगेन बायो के सवाल डिस्कस करने, मैं ऐसा मानता हूं डिस्कस करने लायक नहीं होते हैं, क्योंकि बायो जैसे आज मैं कुछ सवाल लाया हूं प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एनिमल सेल, प्लांट सेल, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडो, तो वो क्वेश्चन के आंसर पहले से ही यहां है। अगर आपने सेल चैप्टर, टिश्यू चैप्टर पढ़ रखा है तो आंसर आपको पता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है वो जानना जरूरी है एक्चुअली। चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आपको बताना है इनमें से एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर कौन कौन है। इनमें से एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर कौन कौन है, मैं नाम लिख दूंगा। एलिमेंट के लिए ई, कंपाउंड के लिए सी और मिक्सचर के लिए एम। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, आप सब पहले कर लो फिर मैच करेंगे। डन। तो सोडियम हमारे लिए एलिमेंट है क्योंकि अकेला Na है। शुगर का सॉल्यूशन तो ऑब्वियस बात है पानी में मिलाया होगा आपने, तो मिक्सचर है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो ये कंपाउंड है सी। सिलिकॉन Si एक अकेला एलिमेंट है। एयर दुनिया को पता है एक मिक्सचर है। मीथेन CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, ये एक कंपाउंड है। ब्लड हम सबको पता है मिक्सचर है, दुनिया जहान की चीजें हैं इसके अंदर। सॉइल एक मिक्सचर है। सिल्वर एक मेटल है, एक एलिमेंट है, अकेले अकेले एटम से मिलके बनता है। टिन भी एक एलिमेंट है। कोल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये एक मिक्सचर है। ऑल्दो ये बनता कार्बन से, लेकिन इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है जब उसे नेचर से निकाला जाता है। सोप एक मिक्सचर है। सोप वैसे एक कंपाउंड होता है, बट उसमें बहुत सारी ग्लिसरीन, दुनिया जहान की चीजें, एंटीसेप्टिक सोप में कुछ और फ्रेग्रेंस वो सब डाला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो कंपाउंड है, कंपाउंड है। तो आई होप ऐसी और भी क्वेश्चन आता है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के ऊपर, मैं लाया नहीं हूं बट वो सवाल भी आते हैं कि इनमें से कौन सा चेंज फिजिकल है, कौन सा केमिकल है ना। हाँ, उस फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के ऊपर सवाल लाया हूं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन वाले शायद नहीं लाया हूं, क्योंकि वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वो आते हैं, ध्यान रखना। यू आर गिवन 2 samples of water labeled as A and B. Sample A boils at 100 डिग्री सेल्सियस एंड सैंपल B boils at 102। एनसीईआरटी का ना क्वेश्चन याद करेंगे यहां पे बेटा, नॉस्टैल्जिया करेंगे, क्वेश्चन याद करेंगे एनसीईआरटी का, जो कहता है कि अगर आपके पास पानी है तो आप कैसे टेस्ट करोगे कि वो प्योर है। तो पहले तो हम उसका स्मेल, उसकी टेस्ट, उसकी अपीयरेंस देखेंगे। अगर सब कुछ ठीक है उसके बाद हम उसे उबालेंगे। अगर वो उबलने पे 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है तो वो प्योर वाटर है। अगर आपको मेरी वीडियो याद हो जो मैंने वन शॉट में एक्सपेरिमेंट दिखाया था आपको, जिसमें सेकंड चैप्टर के वन शॉट में, जहां पे आपको दिखाया था कि अगर पानी उबल रहा है तो 100 पे उबलता है, अगर वो प्योर है तो टेम्परेचर बढ़ता भी नहीं है उसका, क्योंकि लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट। लेकिन पानी प्योर है तो नहीं, ये वीडियो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में दिखाई थी, सॉरी, वन शॉट में, लेटेंट हीट के कंसेप्ट में, कि पानी 100 पे बॉयल हो रहा है। अगर पानी 102, 103 पे उबल रहा है, इसका मतलब वो इम्प्योर वाटर है, इसका मतलब वो इम्प्योर वाटर है। अब अगर वो इम्प्योर है और वो उबल 100 पे नहीं रहा, तो समझना होगा कि वो फ्रीज भी 100 पे, 0 पे नहीं होगा। जो इम्प्योर होता है उसका मेल्ट, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। कह रहे यू आर गिवन विद 2 सैंपल्स ऑफ वाटर लेबल्ड एज A एंड B। सैंपल ए जो है
वो 100 पे उबल रहा है, सैंपल ए जो है वो 100 पे उबल रहा है, वहीं पे सैंपल बी जो है वो 102 पे उबल रहा है। विच सैंपल ऑफ वाटर विल नॉट फ्रीज एट 0, इनमें से कौन सा 0 पे फ्रीज नहीं होगा? तो आंसर है बी, क्योंकि बी हमारे पास एक इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर वाटर है। इम्प्योर कैसे पता चला? क्योंकि ये 102 पे उबल रहा है, जिसका मतलब है इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ है, जिसका मतलब है इसमें इंप्योरिटी ऐड हो रखी है। एंड इम्प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है ये 0 पे फ्रीज नहीं होगा। डन। अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सबके एक एक एग्जांपल देने, आपको इन सबके एक एक क्या देने हैं? एग्जांपल देने। इन सबके एक एक एग्जांपल का मतलब सॉलिड सॉलिड का होमोजेनियस मिक्सचर, सॉलिड सॉलिड का हेट्रोजेनियस मिक्सचर, फिर आपको सॉलिड लिक्विड का हेट्रोजेनियस, सबका मतलब एक एक एग्जांपल देने। मैंने मन में सोच, मतलब अभी नीचे के तो मैंने पढ़े नहीं, इनके तो मैंने मन में सोच भी ली, आप भी सोच लो, सोच लो। डन। चलो, सॉलिड सॉलिड का होमोजेनियस मिक्सचर मुझे सबसे पहले आंसर में आ रहा है एलॉयज। एलॉयज जिसमें आप ब्रास, निक्रोम कोई भी लिख सकते हो। सॉलिड सॉलिड का हेट्रोजेनियस मिक्सचर में मुझे याद आ रहा है सॉइल, सॉइल याद आ रहा है मुझे, या फिर आयरन एंड सल्फर, जो कि बड़ा फेमस है हमारे चैप्टर में, आयरन प्लस सल्फर। ठीक है। सॉलिड लिक्विड का हेट्रोजेनियस मिक्सचर मुझे याद आ रहा है सैंड, यार मुझे कलर चेंज ही करना पड़ेगा। इसका मुझे एग्जांपल याद आ रहा है सैंड प्लस वाटर। सॉलिड और लिक्विड का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिर सॉलिड और लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सचर, आपको पता है मैं क्या लिखने वाला हूं, शुगर या वाटर, या फिर सॉल्ट और वाटर। आपने भी यही लिखा होगा, आपने भी यही लिखा होगा यार। ठीक है। इसके बाद लिक्विड लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सचर, मुझे पता है आप क्या लिख रहे हो, मूड वाली बातें लिख रहे हो, माहौल पूरा वेवी करोगे आप, एल्कोहल और वाटर लिख रहे होगे आप। और क्या लिखा होगा? लिक्विड लिक्विड का हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मुझे पता है आपने क्या लिखा होगा, ऑयल और वाटर, क्योंकि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते। तो देखा जाए तो हमारी आपकी सोच मिलती है, वाइब मिलती है, समझो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अगेन ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे ऐसा क्वेश्चन है, बट वो मास के ऊपर था, ये वॉल्यूम के ऊपर था, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों। ऑल तो बहुत सिंपल है कि सर कब मास वाला फॉर्मूला लगाना है और कब वॉल्यूम वाला। तो बेटा जब मास दे रखा हो तो मास वाला, जब वॉल्यूम दे रखी हो तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, आओ चलो। अ सॉल्यूशन कंटेन्स, एक सॉल्यूशन के अंदर 50 ml एल्कोहल है, जिसको 150 ml पानी में डाला गया है। ओके ओके ओके। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारे पास ऑब्वियस सी बात है एल्कोहल है, तो एल्कोहल का हमारे पास वॉल्यूम 50 ml है। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है भाई? सॉल्वेंट कौन है हमारे पास? सॉल्वेंट कौन है? पानी है। पानी का कितना वॉल्यूम है? 150 ml है, 150 ml है। तो कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? तो आंसर है 150 प्लस में 50, आंसर हो गया 200 ml। आंसर हो गया 200 ml। ठीक है, ठीक है। अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन, जिसको वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं। कंसंट्रेशन निकालनी है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला हमेशा लिखा करो। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में हमारे पास हो जाता है 100। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मेरे पास कितना है? 50। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितना है? 200, इनटू में हमारे पास आ गया 100। इसको काटा इससे, 25% इज द आंसर। सिंपल, सोबर, प्यारा सवाल। चलो, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा सा 10th क्लास का टच है इस सवाल में। कह रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। सर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का तो फॉर्मूला आता ही नहीं। अरे भैया नहीं आता है तो क्या हुआ, नहीं आता है तो क्या हुआ। आपको बस इतना तो पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्वेश्चन में बोल रखा है हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब अगर आपको पता है, जो कि चांसेस कम है, कि भैया ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी फॉर्मूला होता है, बट क्या लेना देना, छोड़ो। ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है,
चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं एक केमिकल चेंज हूं। क्यों मैं केमिकल चेंज? क्योंकि नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये नई चीजें हैं, नए कंपाउंड्स हैं। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है केमिकल चेंज हूं मैं, केमिकल चेंज हूं मैं। यस। बी पार्ट में कह रहे हैं कैन यू प्रिपेयर, ओ ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा हटके सवाल आ गया। इसके लिए आपको 8th क्लास की थोड़ी सी पढ़ाई याद होनी चाहिए। 8th क्लास की थोड़ी सी पढ़ाई, मुझे लगता है आपको इतना तो याद होगा 8th क्लास से कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते थे वो बेसिक ऑक्साइड होते थे, यानी कि वो बेस बनाते थे। पता नहीं, अगर नहीं याद तो और आपके स्कूल में नहीं कराया तो छोड़ सकते हो आप। लेकिन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये एसिडिक होते हैं, मतलब ये पानी में जाने के बाद एसिड बनाते हैं। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इस वाले पार्ट को स्किप कर सकते हो। अब वो क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या आप ये जो कंपाउंड बने हैं इससे एक एसिड और एक इससे बेस बना सकते हो? आंसर है हाँ। जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्योंकि उसमें कैल्शियम आ रहा है जो कि एक मेटल है, और ये मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो ये पानी में जाने के बाद बेस बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में जाने के बाद बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है, तो ये पानी में जाने के बाद एसिड बनाएगा। बाकी ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में नहीं कराया गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following involves both physical and chemical change? इनमें से किसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है? तो अगेन आंसर है बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन तो प्योर केमिकल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल है। लेकिन अगर आपको याद हो तो अगेन मैंने बताया हुआ है आपको, आपके टीचर्स ने भी बताया होगा, बिकॉज ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बर्निंग ऑफ कैंडल में एक्चुअली में पहले कैंडल मेल्ट होती है, पहले एक्चुअली में कैंडल मेल्ट होती है, और जो मेल्टिंग होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है। उसके बाद फिर कैंडल बर्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाती है, जब वो जलती है तो वो फिर केमिकल चेंज में कन्वर्ट होती है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर बर्निंग ऑफ कैंडल है, क्योंकि वो शुरुआत में एक फिजिकल चेंज होता है फिर वो एक केमिकल चेंज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए डन है। अच्छा भाई देखो, यहां से हमारे पास बायो के कुछ सवाल शुरू हो रहे हैं, जैसे वेयर डू द लिपिड, मैं सबको बेसिक बेसिक लेवल पे डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन प्रॉपर आंसर यहां पे लिख के लेके आया हूं, क्योंकि आप सबको आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसलिए, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम एक, अगेन भाई मैंने कहा था टेस्ट चल रहा है तो मैं बीच बीच में फोन उठा लूंगा। हाँ भाई लक्ष्य, हाँ हाँ, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपने मुझे एक फोटो भेजी है, हाँ मिल गई। तो आप उन बच्चों को बोलिए क्वेश्चन में अगर -11 है तो -11 से करो, आपको मार्क्स -11 से मिलेंगे, समझ गए। हाँ आप बोलो क्वेश्चन को चेंज ना करो, अगर क्वेश्चन में -11 है तो -11 से ही करो, आप उसको ना बदलो, ठीक है। सॉरी बेटा, टेस्ट चल रहा था तो आपको पता है, मैं इसलिए मैं बीच बीच में फोन, क्योंकि टेस्ट चल रहा है। बाकी अब टेस्ट का लास्ट के 5 मिनट, हमारे भी वैसे 5-10 मिनट ही बचे हैं। खैर, वेयर डू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज? तो आपको याद होगा प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में along with the ribosomes, और वहीं पे लिपिड सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, जहां पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते, कोई राइबोसोम्स नहीं होते। अरे 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 भाई, ये तो गलत, नहीं नहीं नहीं, ये गलत क्वेश्चन का आंसर यहां पे लगाया हुआ है। नहीं, नो नो नो, नहीं 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 नहीं, ये गलत क्वेश्चन का आंसर यहां लगाया हुआ है, सॉरी माय बैड, ये तो गलत क्वेश्चन का आंसर यहाँ लगाया है। अच्छा हुआ मैंने बीच में पढ़ लिया भाई, ये तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। चलो मैं इसको ठीक कर देते हैं और हम इसको खुद कर लेते हैं, हम इसे खुद कर लेते हैं। ठीक है, आओ इसे हम खुद कर लेते हैं भाई। तो वेयर पूछा है, कोई रीजन नहीं पूछा, मैं वही सोचू इतना बड़ा क्यों है। तो लिपिड्स भैया सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, और प्रोटीन्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं भैया कहां पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, किसके साथ मिलके,
राइबोसोम्स के साथ मिलके, यहां पे कोई राइबोसोम्स नहीं होते हैं। डन है, आ जाओ। क्या होगा अगर हमारी बॉडी में गोल्गी एपरेटस को हटा दिया जाए? मैंने कहा था आपको सेल चैप्टर पढ़ाते हुए ये सवाल बहुत आते हैं जहां पे उस चीज को हटा के बोलते हैं क्या होगा। अरे भैया, जो वो काम कर रहा था वो सब बंद हो जाएगा। गोल्गी एपरेटस का मेजर काम क्या है? पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, वो बंद हो जाएगा। वैक्यूल सिंथेसाइज होना, पेरोक्सिसोम सिंथेसाइज होना बंद हो जाएंगे। तो वो सारे काम बंद हो जाएंगे जो गोल्गी एपरेटस करता है, अगर आपने पढ़े हैं फंक्शन में। जैसे द पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग वाला काम बंद हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द सेल वॉल को सिंथेसाइज वो करता था तो वो नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपलर शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं बन पाएगी। लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम जैसे सेल ऑर्गेनल नहीं बन पाएंगे अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो। ठीक है, 3 फंक्शन बताने हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सबसे पहला हम सब जानते हैं एंट्री एग्जिट को संभालता है, सेल की शेप को संभालता है लाइक अ बैलून, हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट। देखा जाए तो ये और ये रिलेटेड ही है, बट ठीक है, अगर ये अंदर बाहर चीजों को आना जाना संभालता है तो ये भी संभालता है कि सेल सूख ना जाए, ज्यादा पानी हो जाए तो वैक्यूल्स में चला जाए आसपास से, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमेबल है तो चीजों को कंट्रोल तो करता ही है। ठीक है ना, बायो के सवाल है। अच्छा, मैं डिफरेंसेस भी आपके लिए ले आया हूं, देख लो। ऑल्दो मैंने आपको वन शॉट में चला के बोला है कि डिफरेंस बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस। स्मूथ में क्या है? स्मूथ है, कोई राइबोसोम नहीं है। रफ में क्या है? रफ है, राइबोसोम्स है। लिपिड सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, चलिए। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, मुझे लगता है इसमें तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं, और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है। टिश्यू में अगेन मैं सारे डिफरेंसेस कैसे लेके आऊं, लेकिन पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा में, पैरेन्काइमा कॉलनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल के बेसिस पे। जाइलम और फ्लोएम में तो भाई साहब इतना डिफरेंस आया है पूछो ही नहीं। तीनों मस्कुलर टिश्यू तो भाई साहब 100% आएगा। स्टेटेड, अनस्टेटेड, कार्डियक में डिफरेंसेस, तो वो सारे के सारे सवाल मैं लेके तो आया हूं, लेकिन सारे डिफरेंसेस लेके आऊंगा तो फिर अकेले डिफरेंसेस से ही 20-30 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इसलिए मैं इसकी पीपीटी आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। एक एमसीक्यू आ रहा है, और बीच में कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग करना है। सेल वॉल, सेल वॉल किसकी बनी होती है भैया? सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, हम सब जानते हैं। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, हम सब जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे बॉडी में पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों ऑप्शन, आर का आंसर 5 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट ही जाते हैं, क्योंकि आर का आंसर 5। ल्यूकोप्लास्ट, आपको याद होगा, ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है हमारी बॉडी में ये चीजों को स्टोर करना। ल्यूकोप्लास्ट यानी एस का आंसर 4 है, तो एस का आंसर 4 इसी में ही तो है, इसी में ही तो है, इसी में ही तो है। अच्छा, इन दोनों में ही है। ओ माय गॉड, ये तो सेम ही दे रखा है भाई साहब। बढ़िया बढ़िया, चलो आओ। अब रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन जी ने, ऑब्वियस सी बात है भैया, रॉबर्ट ब्राउन जी ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था सेल का। आप बड़े अगले चैप्टर में जब जाओगे तो बात करोगे कि सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर करना अलग बात है। एटम का जो न्यूक्लियस है वो रदरफोर्ड जी ने डिस्कवर किया था। एटम का अलग न्यूक्लियस होता है, हम लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। लिविंग सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन जी ने। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, प्रोटोप्लाज्म टर्म जी थी पिरकिंजे जी ने। तो कुल मिला के पी का जो आंसर है वो थर्ड है। अब अगर पी का आंसर हमारे पास थर्ड है और क्यू का आंसर हमारे पास फर्स्ट है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। डन है, चलिए ठीक है, ये हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है। अच्छा, पी एंड क्यू आर सेल ऑर्गेनल्स बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। पी और क्यू के पास ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है। पी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स है, इसका मतलब पी कौन है? लाइसोसोम। एंड क्यू के अंदर सेल सैप भरा हुआ, यानी कि कुछ समान, यानी वैक्यूल हो सकता है। आइडेंटिफाई पी एंड क्यू एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मेरे हिसाब से पी जो है भाई वो लाइसोसोम है और क्यू जो है वो वैक्यूल है। बाकी आओ, P is cellular housekeeper whereas Q is storage sac. P take part in autophagy and Q takes part in the osmoregulation. P is exclusive to plant cell. P सिर्फ plant cell में होता है and Q is नहीं। P is digestive bag whereas Q is storage bag. बिल्कुल सही, क्योंकि P हमारे लिए लाइसोसोम है और Q हमारे लिए वैक्यूल है, तो ऑब्वियस सी बात है P हमारे लिए डाइजेस्टिव बैग है और Q हमारे लिए स्टोरेज बैग है। डन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं? 2, जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स जो एक से ज्यादा प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं तो जाइलम, बाकी तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बनते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम, जाइलम का लिविंग कंपोनेंट कौन है? एक ही है जाइलम, पैरेन्काइमा, बाकी सारे डेड हैं। ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, ये सब डेड हैं। तो ऑब्वियसली बात है जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेल, आइडेंटिफाई द सेल, गैप दिख रहा होगा, गैप दिख रहा होगा, गैप दिख रहा होगा, तो फिर ये कौन है? अच्छा, सेम प्रकार के सेल है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है, तो फिर कौन से टिश्यू है भैया? ये पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा है। आपको बताना है पैरेन्काइमा के कुछ फीचर्स लिखे हुए, मैं आपको बात कर रहा हूं। सेल वॉल पतली होती है, गैप होता है, प्लांट्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। फीचर पूछ रहे हैं आपसे, आप यूजेस नहीं, फंक्शन नहीं। फंक्शन तो स्टोरेज ऑफ फूड है, प्लांट्स में बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरोफिल भर जाए तो क्लोरेन्काइमा। ऑल तो मैंने टिश्यू का वन शॉट नहीं डाला है, बट मैं इस हफ्ते में पूरी कोशिश करूंगा टिश्यू के वन शॉट को भी डालने की। नेम अदर टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट जहां पे ये पाया जाता है। तो अगेन वैसे तो आप बायोन्सी वाले प्लांट्स में, लीव्स में भी पाया जाता है, बट ठीक है, इनके हिसाब से पित और कॉरेक्ट्स में भी पाया जाता है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये पाया जाता है लीव्स में एज क्लोरेन्काइमा, और कभी कभार लीव्स में एज एरेन्काइमा इन द एक्वेटिक प्लांट्स, है ना। ये मैं डिस्कस करूंगा। मैंने अभी बायो का आपको टिश्यू चैप्टर पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं आपसे भी कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, बट मैं बायो के इंपॉर्टेंट सवाल यहां पे ले आया हूं। इसलिए ऐसा करते हैं कि आपको ये बायो के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इन सबका फंक्शन हो गया, है ना, कार्टिलेज और बोन में डिफरेंस हो गया, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से पैरेन्काइमा कौन है, तो अगेन गैप है तो पैरेन्काइमा ये हो गया। ये सब चीजें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं की है, तो मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चंस तो आपके लिए ले आया हूं, लेकिन इनके जो आंसर्स है वो भी ले आया हूं। लेकिन बायो का मैं जो टिश्यू चैप्टर है, मुझे आपको क्या टिश्यू चैप्टर का वन शॉट जेन्युइनली चाहिए? अगर आपको टिश्यू चैप्टर का वन शॉट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आपने देख लिया है। मैं बट ये क्वेश्चन डिस्कस करने में मुझे क्यों वाइब नहीं आ रही है? क्योंकि मैंने अभी आपको टिश्यू चैप्टर कराया नहीं है। सेल कराया तो हमने वहां पे बात करी, टिश्यू नहीं कराया, तो इसीलिए ये वाले सवाल थोड़े से मुझे आउट ऑफ ऐसे वाइब लग रहे हैं। बट ठीक है, मैं इनके आंसर ले आया हूं। आप सभी सारे एक बार ये टेलीग्राम पे देख लेना, और बाकी तो हम मिलते रहे। अच्छा, क्या पता टेलीग्राम पे आने पे एक आध दिन लेट हो जाए, जो भी है आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लो मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैं हट के एक एक स्लाइड ऐसे कर रहा हूं ताकि आप इनके रोक रोक के स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है ना। यू नेवर नो यार, वैसे तो मैं पीपीटी आज ही भेज दूंगा, बट कभी कभार हो जाता है यार, टीम एक आध दिन कभी लेट कर देती है। हो सकता है आप किसी का पेपर ही आज हो और वो देख रहा हो पूरी उम्मीद से, तो यू नेवर नो, ठीक है ना। इसीलिए 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 ये मेरा चेहरा, इसकी भी ले लो, ठीक है। तो भैया कहते हैं कि चलो टिश्यू चैप्टर का वन शॉट अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस हफ्ते में मैं टिश्यू चैप्टर का वन शॉट भी डाल दूंगा आपके लिए, बहुत अच्छा, और उसमें ये सारे सवाल दोबारा से लाके डिस्कस कर लूंगा, ऐसा कर लेते हैं। चलो ठीक है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट सवाल कर लेना। मिलते हैं, लव यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाना।